हाँ, हे गाइज, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बेरोजगारी के विषय में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हमने इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप दोस्तों इस वीडियो को पढ़ने के पहले पार्ट 1 वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट के विषय में पढ़ने वाले हैं। आज हम दोस्तों बेरोजगारी के प्रकारों के विषय में पढ़ने वाले हैं और आज हम इस वीडियो में देखें कि आखिर बेरोजगारी के कौन-कौन से प्रकार होते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका क्या महत्व है, क्या नुकसान है भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के होने के। और इसके अलावा दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बेरोजगारी को मापने के आखिर कौन-कौन से तरीके हैं, हम किस-किस प्रकार से बेरोजगारी को माप सकते हैं। तो इसके विषय में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे बेरोजगारी की। तो अगर हम इसमें से बात करें तो अगर हम दोस्तों बात करें कि भारत में बेरोजगारी के प्रकार कौन-कौन से हैं, तो यहाँ पर जो पहला प्रकार है वह है दोस्तों खुली बेरोजगारी। इसके बाद शासनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। तो हमारे देश में या भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल 5 प्रकार की बेरोजगारी के प्रकारों को बताया गया है। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं भारत में बेरोजगारी का मापन। इसमें से दोस्तों हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने या एनएसएसओ ने बेरोजगारी को मापने के कौन-कौन से तरीकों को बताया है। आप दोस्तों जानते हैं कि हमारे भारत में जो बेरोजगारी का मापन करता है वो करता है दोस्तों कौन? एनएसएसओ। जो एनएसएसओ मंत्रालय है भारत सरकार का, वह दोस्तों बेरोजगारी के आंकड़ों को प्रदर्शित करता है और वही बेरोजगारी का मापन करता है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो कौन-कौन से पैरामीटर होते हैं कि जिसके माध्यम से एनएसएसओ बेरोजगारी के आंकड़ों को बाहर निकालता है। इसमें से तो दोस्तों बात करें तो केवल 4 प्रकार के पैरामीटर होते हैं और जिसके माध्यम से एनएसएसओ बेरोजगारी का मापन करता है। तो वार्षिक आधार पर, साप्ताहिक आधार पर, दैनिक आधार पर और सैद्धांतिक आधार पर। तो ये टोटल 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं कि जिसके माध्यम से बेरोजगारी का मापन किया जाता है। इसमें से अगर हम दोस्तों वार्षिक वार्षिक बात करें तो वार्षिक से बेरोजगारी को मापने का क्या मतलब है? इसमें दोस्तों बात करें तो वार्षिक की, तो अगर दोस्तों वर्ष में 365 दिन होते हैं और अगर 365 दिन में से कोई व्यक्ति मान लो 183 दिन काम करता है तो दोस्तों वह व्यक्ति रोज़गार में माना जाता है। मान लो 365 दिन में से वह व्यक्ति 183 दिन काम करता है तो उस व्यक्ति को रोज़गार में माना जाता है। दोस्तों भारत सरकार उस व्यक्ति को रोज़गार में मानती है। इसके बाद बात करते हैं साप्ताहिक प्रकार की, तो साप्ताहिक प्रकार क्या होता है? इसमें से अगर दोस्तों बात करें तो इसमें से 7 दिनों में से अगर 1 घंटा भी कोई भी व्यक्ति काम कर लेता है तो उसको रोज़गार में माना जाता है। उसको माना जाता है कि यह व्यक्ति रोज़गार में है। इसके बाद बात करते दैनिक की, तो दैनिक का मतलब क्या होता है? इसमें से अगर दोस्तों 1 दिन में 4 घंटे कोई व्यक्ति मान लो काम कर रहा है तो उसको मानते हैं कि यह व्यक्ति रोज़गार में है। इसके बाद बात करते हैं सैद्धांतिक प्रकार की, तो ये सैद्धांतिक प्रकार क्या होता है? सैद्धांतिक प्रकार का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति मान लो 12 महीने में से अगर 30 दिन भी अगर कोई भी दोस्तों आर्थिक गतिविधियों में नियोजित है तो उसको सरकार रोज़गार में मानती है। तो ये भारत में बेरोज़गारी को मापने के 4 प्रकार के पैरामीटरों के बारे में बताया गया है। इसमें से वार्षिक है, साप्ताहिक है, दैनिक है और सैद्धांतिक है। तो वार्षिक में दोस्तों क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लो 365 दिन में से उसको अगर 183 मिल जाता है तो उस व्यक्ति को रोज़गार में माना जाता है। और दोस्तों साप्ताहिक की बात करें तो साप्ताहिक पर यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है कि कोई व्यक्ति मान लो हफ्ते के 7 दिनों में से 1 घंटे भी काम कर लेता है तो उसको रोज़गार की दृष्टि से देखा जाता है। इसके बाद दैनिक की बात करें तो मान लो 1 दिन में से 4 घंटे भी काम कर लेता है तो उसको दैनिक आधार पर रोज़गार माना जाता है। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि स्टैंडर्ड वर्ष क्या है। तो अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ष की बात करें तो मान लो कि कोई भी व्यक्ति मान लो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 273 दिनों तक काम करता है तो उसको पूर्ण रोज़गार में माना जाता है। वो दोस्तों भारत में भारत सरकार की दृष्टि से या एनएसएसओ मंत्रालय की दृष्टि से वह केवल बेरोज़गारी को मापने का केवल एक ही पैरामीटर होता है, उसका नाम है स्टैंडर्ड वर्ष। स्टैंडर्ड वर्ष यह तय कर देता है कि व्यक्ति किस प्रकार के रोज़गार में लगा हुआ है। स्टैंडर्ड वर्ष की बात करें तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति मान लो
डेली का 8 घंटे काम कर रहा है और वह 273 दिनों तक काम कर रहा है, तो उसको दोस्तों हम पूर्ण रोज़गार की दृष्टि से मानते हैं कि वह व्यक्ति पूर्ण रोज़गार में है। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों समझते हैं बेरोज़गारी के प्रकार की टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी के प्रकारों की बात करते हैं। जहाँ पर दोस्तों हमने इसके और पिछले वाले पेज में आपको बेरोज़गारी को डायग्राम के माध्यम से समझाया था। तो वही दोस्तों डायग्राम को पूरा डिफ़ाइन करते हैं। अब हम समझते हैं कि भारत में जो बेरोज़गारी के प्रकार होते हैं, उनके अंदर कौन-कौन सी बेरोज़गारी होती है, इसके विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों पहली होती खुली बेरोज़गारी। खुली बेरोज़गारी का मतलब क्या होता है? इसका दोस्तों मतलब होता है कि जब किसी एक क्षेत्र में बहुत सारे लोग बेरोज़गार होते हैं, कार्य करने के लिए योग्य होते हैं लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता है और वह पूरे समय के लिए बेरोज़गार हो जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी व्यक्ति मान लो है वह कार्य करने के योग्य है, कार्य को ढूँढ रहा है लेकिन उसको कार्य नहीं मिल रहा है, तो वह दोस्तों खुली बेरोज़गारी के तहत बेरोज़गार होता है और वह एक लंबे समय के लिए बेरोज़गार हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा टाइप होता है वह दोस्तों होता है संरचनात्मक बेरोज़गारी। है ना? अब ये संरचनात्मक बेरोज़गारी क्या होती है? तो जो बेरोज़गारी और तकनीकी के कारण उत्पन्न होती है, उसको संरचनात्मक बेरोज़गारी कहते हैं और संरचनात्मक बेरोज़गारी वास्तव में तकनीकी या टेक्नोलॉजी के कारण उत्पन्न होती है। इसको अगर हम दोस्तों एग्ज़ाम्पल के माध्यम से इसे समझें, तो इसका एग्ज़ाम्पल सबसे सिंपल ये है कि मान लो 1990 में जो सरकारी काम होते थे, वो कागज़ों के माध्यम से होते थे। लेकिन अगर हम आज की वर्तमान की बात करें, तो आज जो भी वर्तमान सरकारी काम है या प्राइवेट काम है, वो आज कंप्यूटरों के माध्यम से हो रहे हैं। तो 1990 का दौर अलग था और आज का दौर अलग है। लेकिन इसका जो दोस्तों बीच में गैप है, वो जो बीच में गैप है, तो उस गैप को भरने के लिए आपको स्किल लेबर की भी ज़रूरत होगी। जो व्यक्ति 1990 में काम कर रहे थे, वह आज के काम को नहीं कर पाएँगे। तो वह व्यक्ति कहीं न कहीं प्रकार से और तकनीकी के कारण अब बेरोज़गार हो जाएँगे, क्योंकि आपको अगर यहाँ पर काम करवाना है, आपको किसी भी व्यक्ति से अगर कंप्यूटर से काम करवाना है, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को पूरा नॉलेज कंप्यूटर का देना पड़ेगा। तो दोस्तों तकनीकी बेरोज़गारी क्या होती है? जब किसी भी बेरोज़गारी में चेंजिंग आती है, मतलब कि आप जो काम पहले कर रहे थे और उससे अगर आपको दूसरा काम करना है और आप अगर उसी काम को एडवांस तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको कहीं न कहीं एक प्रकार से स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी। तो जब वह आपके पास में स्किल्ड लेबर आएगी, तो जो आपके पास में पुरानी वाली लेबर है, वह स्किल्ड लेबर के आते ही ऑटोमेटिक बेरोज़गार हो जाएगी। उसी को बोलते हैं तकनीकी बेरोज़गारी। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अल्प रोज़गार की। क्या है? इसके शब्द के पीछे दोस्तों लगा हुआ है रोज़गार, लेकिन यह वास्तव में रोज़गार नहीं है। इसको अल्प रोज़गार को भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी की श्रेणी में गिना जाता है। इसमें अगर हम दोस्तों अल्प रोज़गार की बात करें, तो अल्प रोज़गार का मतलब होता है इच्छा से कम काम मिलना ही अल्प रोज़गार है। मतलब इसमें इसके नाम के पीछे रोज़गार ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन यह वास्तव में रोज़गार नहीं है। यह एक कहीं न कहीं प्रकार से बेरोज़गार ही है। तो दोस्तों अल्प रोज़गार जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक दोस्तों होता है दृश्य अल्प रोज़गार और दूसरा होता है अदृश्य अल्प रोज़गार। और अगर हम यहाँ पर दृश्य अल्प रोज़गार की बात करें, इसका मतलब दोस्तों होता है इच्छा से कम काम मिले। अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा से कम काम मिल रहा है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि वह व्यक्ति दृश्य अल्प रोज़गार के तहत बेरोज़गार है। तो मान लो कोई भी व्यक्ति 8 घंटे काम करना चाहता है और उसको मान लो 4 घंटे काम मिल रहा है, तो कहीं न कहीं प्रकार से वह बेरोज़गार की श्रेणी में आएगा। इसके बाद इसका जो दूसरा टाइप होता है और वह होता है दोस्तों आदर्श अल्प रोज़गार। तो आदर्श अल्प रोज़गार का मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध कार्य, मतलब कि उसकी इच्छा नहीं है लेकिन वो उसी काम को कर रहा है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति ने एमए पास किया, उसके पास बहुत ही हाईली क्वालिफ़ाइड डिग्री है और उस व्यक्ति ने बहुत अधिक पढ़ाई की है, लेकिन वह वर्तमान में चपरासी की नौकरी कर रहा है। तो कहीं न कहीं दोस्तों वह व्यक्ति रोज़गार में तो है, लेकिन उसको उसकी योग्यता के हिसाब से उसको काम नहीं मिला है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वह जो व्यक्ति है, वह दोस्तों आदर्श अल्प रोज़गार के तहत बेरोज़गार है। तो ये इसी का दोस्तों मतलब होता है कि आपको अगर आपकी इच्छा के बेहिसाब से अगर काम मिले, आपने बहुत ही पढ़ा लिखा हो, बहुत ही आपके पास डिग्रियाँ हों, लेकिन आपको अगर उन डिग्रियों के मुताबिक काम नहीं मिला है, तो आप अपने आप को कहीं न कहीं दोस्तों बेरोज़गार की श्रेणी से ही प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो जो हमारा तीसरा टाइप है, उसका नाम है घर्षणात्मक बेरोज़गारी। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो घर्षणात्मक बेरोज़गारी क्या होती है।
दोस्तों यह बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी उत्पादन प्रक्रिया में चले जाते हैं। एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने का इच्छुक होता है, किंतु नए व्यावसायिक कार्यों के लिए उसे और आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। तो दोस्तों जो घर्षणात्मक बेरोज़गारी होती है बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है। ये अल्प समय के लिए होती है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लो आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं। अब आपको वह कंपनी छोड़ कर के आपको किसी दूसरी कंपनी में काम करने के लिए जाना है। लेकिन जो आप पहली वाली कंपनी में काम कर रहे थे, तो वहाँ पर आपने जब भी आपको दूसरी कंपनी चेंज करनी है, तो आपको दूसरी कंपनी चेंज करने के पहले कुछ कंपनी के नियम और कानून हैं। तो वहाँ पर दोस्तों आपको उस कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आपको एक कंपनी छोड़ने के पहले जब भी आप किसी दूसरी कंपनी को जॉइन करते हैं, तो वहाँ पर आपको दोस्तों यह पढ़ना पड़ता है कि वहाँ पर कौन-सा आपको को काम करना है, कैसा काम करना है, किस प्रकार का काम करना है। तो उस कंपनी में जाने के पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो इसी दोस्तों गैप, ये जो यहाँ पर गैप बन जाता है, ट्रेनिंग के दौरान जो यहाँ पर गैप बन जाता है, तो वहाँ पर आप कुछ समय के लिए बेरोज़गार हो जाते हैं। उसी को दोस्तों बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोज़गारी। मतलब कि आप काम सीखने के दौरान, काम को प्राप्त करने के लिए जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, उसी को बोलते हैं बेरोज़गारी। मतलब आप यहाँ पर बहुत ही थोड़े समय के लिए बेरोज़गार हो जाएँगे। इसी को दोस्तों बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोज़गारी। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं चक्रीय बेरोज़गारी के बारे में। तो इसके बाद हम दोस्तों समझते हैं चक्रीय बेरोज़गारी। हम यहाँ पर समझते हैं कि चक्रीय बेरोज़गारी क्या होती है। तो यह बेरोज़गारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है और यह बेरोज़गारी क्या होती है? तो दोस्तों यह बेरोज़गारी अस्थायी होती है। इसका मतलब ये होता है चक्रीय बेरोज़गारी का, जब भी दोस्तों मार्केट में उतार-चढ़ाव आते हैं, मतलब जब भी मार्केट में मंदी आएगी, तो दोस्तों रोज़गार के अवसरों में कमी आ जाएगी और जब भी मार्केट में तेज़ी आएगी, तो रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊँ, तो चक्रीय बेरोज़गारी अस्थायी बेरोज़गारी होती है। दोस्तों जब भी मार्केट में या देश में मंदी या दोस्तों तेज़ी या मंदी आती है, तो उस दौरान कुछ रोज़गार के अवसर कम जाते हैं और कहीं पर रोज़गार के अवसर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रकार से उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोज़गारी होती है। आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा कि दोस्तों जहाँ भी मार्केट होता है, जहाँ भी बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो वहाँ पर दोस्तों एक दुकान महीने के 30 दिन तक समान प्रकार से नहीं चलती है। वहाँ भी उतार-चढ़ाव आता है। हफ्ते में मान लो 4 दिन बहुत अच्छी चलेगी, 2 दिन खराब चलेगी, 1 दिन अच्छी चलेगी। तो इसी को बोलते हैं कि चक्रीय बेरोज़गारी। मतलब कि मार्केट कैसा है? मार्केट में तेज़ी है, मंदी है, पैसा है, महँगाई है, क्या है? तो इसी को बोलते हैं चक्रीय बेरोज़गारी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने सारे टाइप्स बेरोज़गारी के विषय में समझा होगा। दोस्तों मैं इसका मतलब पहला वीडियो बना चुका। दोस्तों मैंने इसके पहले दोस्तों यही वीडियो मैंने शूट कर लिया था, लेकिन वह वीडियो किसी कारणवश पॉज़ हो गया था। तो दोस्तों मुझे ये दोबारा वीडियो अपलोड करना पड़ा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों हम आपको सारे विषय पढ़ाने वाले हैं। हम आपको पूरी अर्थव्यवस्था नोट्स के माध्यम से पढ़ाएँगे। उसके बाद हम आपको पूरी हिस्ट्री नोट्स के माध्यम से पढ़ाएँगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।